Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 19th of February 2021. 19 फरवरी 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस पूरा एडिटोरियल्स के साथ हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक मैप एक्सरसाइज दिखा देता हूं। जैसे आज की जो मैप एक्सरसाइज है वो पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पे आज जो मैप हमने लिया है वो है फ्रांस का मैप। नाउ फ्रांस का मैप भी इंपॉर्टेंट रहा है क्योंकि ये पूरा साल जो रहा है 2020 का साल, 2019 का साल, फ्रांस हैज बीन इन द लाइमलाइट। इमैनुअल मैक्रोन वाज आल्सो इन द लाइमलाइट बिकॉज ऑफ सम रिलीजियस इश्यूज। काफी ज्यादा वहां पे ऐसा हो रहा था कि फ्रीडम है कि नहीं है, रिलीजियस फ्रीडम है कि नहीं है, इसके ऊपर काफी ज्यादा न्यूज में रहता है फ्रांस। तो हम फ्रांस का मैप देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे फ्रांस का मैप बीच में है जो येलोइश कलर में। तो सबसे पहले उसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज जो इंपॉर्टेंट है, पहला फीचर इंपॉर्टेंट बॉर्डरिंग कंट्रीज। तो सबसे ऊपर यहाँ पे आपको बेल्जियम दिख रहा होगा, है ना, यहाँ पे बेल्जियम दिख रहा है। देन इधर साइड छोटा सा लग्जमबर्ग, बीच में यहाँ पे छोटा सा लग्जमबर्ग दिखता है। देन आपका जर्मनी भी टच करता है, उसको तो जर्मनी भी टच कर रहा है, ठीक है ना। तो बेल्जियम हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, जर्मनी हो गया, ये तीन हो गया, हमने देख लिए। फिर जैसे नीचे इधर उतरेंगे तो स्विट्जरलैंड हो गया। स्विट्जरलैंड इज अनदर कंट्री विच टचेस फ्रांस। स्विट्जरलैंड के नीचे आपका इटली टच करता है, ठीक है। स्विट्जरलैंड के नीचे कौन टच करता है? इटली टच करता है। सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर दैट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कौन कौन सी कंट्रीज देख ली इधर साइड? बेल्जियम देख ली, लग्जमबर्ग देख लिया, देन जर्मनी देख लिया, स्विट्जरलैंड देख लिया, इटली देख लिया, ठीक है ना। यहाँ पे ये टच करती हैं। फिर नीचे जब आओगे आप इधर साइड तो यहाँ एक वाटर बॉडी दिखेगी जिसको बोलते हैं मेडिटेरेनियन सी, मतलब कि फ्रांस मेडिटेरेनियन सी को भी टच करता है। या फिर अगर पूछता है कि डज फ्रांस ओपन्स अप इनटू द मेडिटेरेनियन सी, तो यस बिल्कुल सही बात है, वो उसको टच करता है, ठीक है ना। फिर लैंड बॉर्डर्स में देखें तो स्पेन इज अनदर कंट्री। स्पेन में एक और कंट्री स्पेन है जो कि इसको टच करती है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। देन इधर साइड अगर इसका वेस्टर्न पार्ट देखें तो वेस्टर्न पार्ट में अटलांटिक ओशन आता है। इसके सदर्न पार्ट में अभी हमने देखा था मेडिटेरेनियन सी था, सदर्न पार्ट में मेडिटेरेनियन सी है, वेस्टर्न पार्ट में अटलांटिक ओशियन है और बे ऑफ बिस्के है। बे ऑफ बिस्के इज अनदर देयर। देन यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में अगर आप देखो तो ऊपर देखो आपको यूनाइटेड किंगडम लिखा दिख रहा है ना, ये इधर साइड मतलब क्या कहना चाहिए नॉर्थ ईस्ट साइड, तो नॉर्थ वेस्ट साइड आपको यूनाइटेड किंगडम दिख रहा होगा। और यूनाइटेड किंगडम और इसके बीच में कौन सी वाटर बॉडी आती है? इंग्लिश चैनल। तो इंग्लिश चैनल इज वाटर बॉडी विच इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ योर फ्रांस। तो सबसे पहले कंट्रीज कौन कौन सी देखी हमने? बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली एंड स्पेन। दीज आर द लैंड बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज। वाटर बॉडी में सदर्न साइड पे हमने देखा मेडिटेरेनियन सी, जो इसका वेस्टर्न साइड था वहां पे हमने देखा अटलांटिक ओशन और बे ऑफ बिस्के। जो इसका नदर्न पोर्शन है मतलब कि नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन है वहां पे हमने इंग्लिश चैनल देखा, और इंग्लिश चैनल इज बिटवीन यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में ये है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो कुछ इंपॉर्टेंट, आई होप यू आर क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस मैप ऑफ फ्रांस, और इसकी कंट्रीज वाटर बॉडीज आपको पता चल गई होंगी। आई होप यू आर क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। एक बार आप ये देख लीजिए, ठीक है ना। दिस इज द पार्ट ऑफ योर फ्रांस। तो ये आपने मैप देख लिया। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन जिसके आंसर आपको करने हैं। सवालों के जवाब आप दीजिए। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज हैज नॉट बीन इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ ई छावनी पोर्टल। इनमें से कौन सी एजेंसी ऐसी है जो कि ई छावनी पोर्टल के डेवलपमेंट में इन्वॉल्व नहीं है? ऑप्शंस आर ए नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC, बी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल, सी डायरेक्टरेट जनरल डिफेंस स्टेट, या डी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से कौन सी एजेंसी इन्वॉल्व नहीं है इन द डेवलपमेंट ऑफ ई छावनी पोर्टल? दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया। इनमें से कौन से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं इंडिया में? ऑप्शंस आर, पहले तो लिस्ट देख लो। फर्स्ट इज वेस्टर्न घाट, सेकंड इज हिमालयाज, थर्ड इज इंडो भूटान रीजन, फोर्थ इज सुंडालैंड। नाउ आपको सेलेक्ट करना है करेक्ट कोड 1 2 3 2 3 4 1 2 4 या 1 2 3 4। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। तीसरा सवाल है, टू अवॉइड अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन को अवॉइड करने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इंटर्स इनटू डायापॉज। इनमें से कौन डायापॉज में इंटर कर जाता है? स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट, विच इज द स्टेट ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट। तो आपको बताना है डायापॉज में कौन सा इसमें से इंटर कर जाता है। तो डायापॉज क्या होता है? सस्पेंडेड डेवलपमेंट का स्टेज होता है। तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है ना। आप जरूर इसके आंसर्स करेगा, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर्स मैं आपको बता दूंगा अभी, ठीक है ना।
न्यूज एनालिसिस पार्ट में आते हैं। तो सबसे पहले जो न्यूज हमको डिस्कस करनी है, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है ओल्डेस्ट डीएनए ऑन रिकॉर्ड फ्रॉम द टीथ ऑफ साइबेरियन मैमथ। तो साइबेरियन मैमथ आपको याद रखना है, साइबेरियन मैमथ के दांतों से यानी टीथ ऑफ द साइबेरियन मैमथ जो ओल्डेस्ट डीएनए है ऑन रिकॉर्ड टिल डेट, जो ओल्डेस्ट डीएनए मिला है वो साइबेरियन मैमथ से मिला है। एंड दिस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मोलार्स ऑफ मैमथ, मतलब कि जो मोलार टीथ होते हैं ना, वहां उन मोलार टीथ से ये डीएनए रिकवर किया गया है। एंड दीज मैमथ्स वर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न साइबेरिया, ये नॉर्थ ईस्टर्न साइबेरिया पार्ट में आते थे नियरली 1.2 मिलियन ईयर्स एगो, 1.2 मिलियन ईयर्स एगो ये मिलते थे। एंड डीएनए वाज रिकवर्ड एंड सीक्वेंस्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ 3 इंडिविजुअल मैमथ्स। तो 3 इंडिविजुअल मैमथ्स के दांतों से ये फिर रिमेन निकाला गया है। दैट इज द थिंग, याद रखिएगा, ओल्डेस्ट डीएनए ऑन रिकॉर्ड साइबेरियन मैमथ 1.2 मिलियन ईयर्स को दे रिसाइडेड, ठीक है ना। अगला जो टॉपिक है जिसको हमको जानना है वो है इंटरनेशनल सोलार अलायंस। इंटरनेशनल सोलार अलायंस ने अभी रिसेंटली प्लान किया है कि वो लॉन्च करेंगे वर्ल्ड सोलार बैंक, ठीक है ना। इंटरनेशनल सोलार अलायंस आप सबको पता होगा, जब पेरिस क्लाइमेट डील हुई थी 2015 में, उस समय इंडिया ने इंटरनेशनल सोलार अलायंस बनाया था अलॉन्ग विद फ्रांस, ठीक है ना। फ्रांस के साथ मिलकर के हमने अनाउंस किया था, क्या अनाउंस किया था, हमने कहा था कि जो भी कंट्रीज पार्शली या फुल्ली, ऐसी कंट्रीज जो पार्शली या फुल्ली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आती हैं, उन कंट्रीज अगर चाहें तो मिल करके एक ग्रिड बना सकती हैं, वन नेशन वन सोलार ग्रिड का फॉर्मेशन कर सकती हैं और सोलार एनर्जी का डेवलपमेंट काफी ज्यादा किया जा सकता है। अभी आप सबको पता है कि मैंने बताया था 2020 का जो COP26 था वो 2020 से पोस्टपोन होकर 2021 में चला गया है, 2021 में। तो अभी COP26 विल बी इन 2021, ठीक है ना। अब 2021 में होने वाला है, तब वहां पे ऐसा सोचा जा रहा है कि वर्ल्ड सोलार बैंक की जो है उसकी स्टैब्लिशमेंट कर दी जाए और इसका जो हेडक्वार्टर होगा, आई होप वो इंडिया में रहेगा। इट विल बी द फर्स्ट मल्टीलेटरल फाइनेंसिंग बॉडी जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में रहने वाला है, ठीक है ना। एंड ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट क्यों होगा COP26, इसलिए भी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यूएस ने अब रिजॉइन कर लिया है। सिंस यूएस ने पेरिस क्लाइमेट डील को रिजॉइन कर लिया है, तो अब हो सकता है कि जो $100 बिलियन, यानी कि आप सबको पता है ना कि $100 बिलियन देने की बात चल रही थी डेवलप्ड कंट्रीज द्वारा, और यूएसए उससे बाहर आ गया था, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मुकर गया था। तो अब वो हो सकता है कि जो बाइडेन के गवर्नमेंट में $100 बिलियन वाला इशू भी सॉल्व हो जाए और डेवलपिंग कंट्रीज जिनके पास फिनेंस नहीं है या जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके लिए थोड़ा मदद हो जाएगी फॉर द क्लाइमेट एक्शन, ठीक है ना। सो दीज आर द थिंग्स विच आर स्टिल पेंडिंग। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। वर्ल्ड सोलार बैंक जो है उसके बारे में थोड़ा बता दूं, ये एक्चुअली ग्रीन फाइनेंसिंग के लिए होगा, जो सोलार एनर्जी का डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस करेगा। बहुत सारी कंट्रीज अभी भी मेंबर कंट्रीज हैं ISA की, लेकिन उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, तो उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बेसिकली वर्ल्ड सोलार बैंक को बनाया जा रहा है। इसका हेडक्वार्टर जो रहेगा वो इंडिया में रहेगा। तीसरी जो न्यूज है इंपॉर्टेंट, जो कि हमने दूसरी वेबसाइट्स और दूसरी इन जगहों से लिया है, वो है Hyundai मोटर ग्रुप ने डिजाइन किया है एक कंसेप्ट कार, वॉकिंग कार कंसेप्ट रोबोट, वॉकिंग कार कंसेप्ट रोबोट। तो ये कार और वॉकिंग दोनों चीज कर लेता है। इसका नाम टाइगर X1 है, याद रखिएगा टाइगर X1। अगर आपसे कोई पूछता है टाइगर X1 क्या है, तो ये Hyundai का नया वॉकिंग कार कंसेप्ट है। और इसका मतलब क्या है कि जब भी ये अल्टीमेट मोबिलिटी व्हीकल कहलाता है, UMV कहलाएगा, अल्टीमेट मोबिलिटी व्हीकल। तो ये अल्टीमेट मोबिलिटी व्हीकल है, और अगर कभी भी ऐसा लगता है कि टेरेन खराब है या देयर इज अ प्रॉब्लम इन एबिलिटी टू गो ऑन 4 व्हील्स, तो ये फिर क्या करेगा कि ये फिर वॉकिंग स्टैंस में भी आ जाएगा। वॉकिंग स्टैंस में आ जाता है, तो इट कैन वॉक व्हेन इट गेट्स स्टक। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स फैक्चुअली। एंड आगे मूव करते हैं। आंसर्स मैं आपको चलो बता देता हूँ, आंसर्स बता दूं ताकि आप लोग को पता रहे। पहला सवाल पूछा था मैंने, इनमें से कौन सी बॉडी इन्वॉल्व नहीं है फॉर ई छावनी पोर्टल, तो इसमें आंसर है DRDO। DRDO इन्वॉल्व नहीं है, जो कि मैंने यहाँ पे नोट्स में भी लिखा हुआ है। लेट मी टेल यू दैट, यहाँ पे देखो लिखा है कि थ्रू द पोर्टल, ये पोर्टल काम क्या करेगा, जो कैंटोनमेंट एरिया है या छावनी वाला जगह जो है, वहाँ के लोगों को जो म्यूनिसिपल सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करेगा ई छावनी, जैसे कि रिन्यूअल ऑफ लीज, एप्लीकेशन फॉर बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, वेस्ट एंड सीवेज कनेक्शन, ट्रेड लाइसेंस, मोबाइल टॉयलेट लोकेटर्स, ये सारी जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करेगा ई छावनी पोर्टल। इसको बनाने के लिए EGOV फाउंडेशन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड,
डायरेक्टरेट जनरल डिफेंस स्टेट DGDE एंड नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC, ये सारों ने मिलकर के इसको बनाया है, डेवलप किया है। तो आपको याद रखना है DRDO वाज नॉट द करेक्ट वन, ठीक है ना। दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा था कि इनमें से कौन सा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, तो पहला वेस्टर्न घाट बिल्कुल है, दूसरा हिमालयाज बिल्कुल है, तीसरा इंडो भूटान बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडो बर्मा है ना कि इंडो भूटान, तो इंडो भूटान लिख दिया इसलिए गलत हो जाएगा, इंडो बर्मा है, इंडो भूटान नहीं है, तीसरा हट जाएगा। चौथा सुंडालैंड बिल्कुल सही बात है, अंडमान एंड निकोबार वाला पार्ट है। तो 1 2 का 4 आंसर सी विल बी द आंसर। अगला है टू अवॉइड अनफेवरेबल कंडीशन, इनमें से कौन है स्पीशीज है जो कि डायापॉज में चला जाता है। डायापॉज का मतलब याद रखना है स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट, एक ऐसा स्टेज जिसमें डेवलपमेंट को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा जू प्लैंकटन, याद रखिएगा, रिमेंबर द नेम, जू प्लैंकटन इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट, ठीक है। दीज आर दी आंसर्स। आगे मूव करते हैं, क्वाड मीटिंग इंडिया यूएस कॉल फॉर रूल ऑफ लॉ इन म्यांमार। तो क्वाड ग्रुप की मीटिंग हुई थी। क्वाड ग्रुप को याद रखिएगा एशियन नाटो भी कहा जाता है, एशियन नाटो भी कहा जाता है। और इसके 4 मेंबर हैं, एक आपका है जापान, एक आपका है ऑस्ट्रेलिया, एक आपका है इंडिया, एक आपका है USA, ठीक है ना। तो ये 4 मेंबर्स हैं, इनफॉर्मल ग्रुपिंग है। अभी रिसेंटली 2017 के बाद इसको ज़्यादा पुश दिया गया है। इट इज़ एक्टिंग एज अ काउंटर फोर्स टू चाइना, काउंटर फोर्स टू चाइना की तरह काम करने लगा है, ठीक है। इट इज़ एक्टिंग एज अ काउंटर टू चाइना। ना इसकी मीटिंग हुई थी क्वाड ग्रुप की, और क्वाड ग्रुप की मीटिंग में जो है म्यांमार के इशू को उठाया गया। उन्होंने कहा कि देयर शुड बी अ रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर एंड पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के बाद इंडिया ने की है रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर एंड पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट। तो एक इंपॉर्टेंट चीज निकल करके सामने है कि जो म्यांमार का डिस्प्यूट है उसको इंडिया ने उठाया है और ये कहा है कि इसको रिजॉल्व करना जरूरी है। यूएस ने अपने स्टेटमेंट में म्यांमार को बर्मा नाम दिया है, और नेपीदो ने बर्मा नाम 1989 से यूज करना स्टॉप कर दिया था। याद रखिएगा 1989 से नेपीदो ने बर्मा नेम नहीं यूज किया, दे आर यूजिंग म्यांमार इन देयर, ठीक है ना। बर्मा पहले यूज होता था। अगली न्यूज़ है मेट्रोमैन श्रीधरन सेट टू ज्वाइन बीजेपी में कंटेस्ट पोल्स। तो हमको ये मतलब नहीं कि कहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, कहाँ से लड़ रहे हैं, हमको ये मतलब है कि मेट्रोमैन किसको कहा जाता है, श्रीधरन को कहा जाता है, ठीक है ना। मेट्रोमैन इज ई श्रीधरन, इनका नाम है इलातू वलापिल श्रीधरन, यानी कि ई श्रीधरन, याद रखिएगा मेट्रोमैन ई श्रीधरन, एंड ही विल बी ज्वाइनिंग द पॉलिटिक्स नाउ। अगली न्यूज़ है FB ब्लॉक्स एक्सेस टू न्यूज़ इन ऑस्ट्रेलिया। अब मैंने आपको ये न्यूज़ ऑलरेडी बताई हुई थी, कई दिनों पहले एडिटोरियल में हमने डिस्कस की थी। बात ये चल रही थी कि ऑस्ट्रेलिया ने एक टैक्स लगा दिया है, ऑस्ट्रेलिया ने एक डिजिटल पेमेंट टैक्स लगाया है, और उस टैक्स के थ्रू वो क्या बोल रहे हैं कि अगर ऑस्ट्रेलिया की न्यूज़ फेसबुक में आएगी तो फेसबुक ऑस्ट्रेलिया के जर्नलिस्ट को पैसा दे, जर्नलिज्म को पैसा देगा, मतलब न्यूज़ उसको पैसा देगा। तो मतलब ये फेसबुक गूगल दोनों के लिए था, सिर्फ फेसबुक के लिए नहीं था। फेसबुक गूगल कहीं पे भी अगर ऑस्ट्रेलिया की न्यूज़ आएगी तो ऑस्ट्रेलिया के न्यूज़ चैनल्स को उल्टा पैसा देना पड़ेगा, मतलब कि ये गूगल और फेसबुक को पैसा देना पड़ेगा टू द ऑस्ट्रेलियन न्यूज़ चैनल्स। तो अब FB ने क्या किया है कि उनके न्यूज़ के एक्सेस को ब्लॉक ही कर दिया, मतलब कि दे हैव ब्लॉक्ड द एक्सेस टू न्यूज़ इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ब्लैंक पेजेस आने लगे। तो फेसबुक ने क्या किया है, दे have escalated the issue and now they are not showing any news item from Australia, उसको बंद कर दिया है। and the digital platform fear that what is happening in Australia will become an expensive precedent for other countries। तो फेसबुक का ये भी कहना है कि अगर ये चीज़ कंटिन्यू हुई तो दूसरी कंट्रीज भी यही शुरू कर देंगे, और फिर इसके बाद तो फिर ये मॉडल बिल्कुल वर्क ही नहीं कर पाएगा। एंड फेसबुक एक्टेड आफ्टर द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पास्ड लेजिस्लेशन दैट वुड मेक इट एंड गूगल पे फॉर ऑस्ट्रेलियन जर्नलिज्म। तो मतलब कि जो रूल निकाला था, जो लॉ पास किया ऑस्ट्रेलिया ने, वो ये था कि गूगल एंड फेसबुक विल पे फॉर ऑस्ट्रेलियन जर्नलिज्म। तो ऑस्ट्रेलियन जर्नलिज्म के लिए ये दोनों कंट्रीज पे करेंगे, ऐसा बिल्कुल रूल निकल गया था, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हो क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनको हमको डिस्कस करना है। तो वी कैन कम सेफली टू द एडिटोरियल पेज। जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो है द प्रेसिंग नीड टू एडजुडिकेट नॉट मीडिएट। अब यहाँ पर जो आर्टिकल की बात हम कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आर्टिकल लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली क्या किया था कि शाहीन बाग का रिव्यू पिटीशन गया था, जिसको कि उन्होंने देखने से मना कर दिया, दरकिनार कर दिया। ऑथर का कहना है कि ये बहुत गलत हुआ, और ये अपॉर्चुनिटी थी सुप्रीम कोर्ट को कि टू मेंड द रॉन्ग्स जो उसने ऑलरेडी किए हैं, उसको मेंड करने के लिए अपॉर्चुनिटी थी, बट इन्होंने तो पूरा इसको लिया ही नहीं। तो अब किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रॉन्ग किया या क्या किया, वो सारी चीजें ऑथर ने यहाँ पर डिस्कस की हैं। लेट्स स्टार्ट अहेड। ऑथर ने सबसे पहले बोला कि कंट्री का जो स्टेट इस समय का चल रहा है वो ये चल रहा है कि ऑल द फ्रीडम्स अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम फ्रीडम टू एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन टू पीसफुल एसोसिएशन आर सीवियरली इम्पेयर्ड। मतलब कि उनका ये कहना है कि यार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी नहीं है और फ्रीडम ऑफ पीसफुल एसोसिएशन भी नहीं है, चाहे
शाहीन बाग का केस देख लो, चाहे फार्मर्स का केस देख लो, चाहे कुछ भी देख लो, ये ऑथर ने कहा है, ठीक है ना। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि जैसे दिशा रवि का केस उठाया कि दिशा रवि इज अ 22-year-old क्लाइमेट एक्टिविस्ट, जिसको की बुक कर दिया गया है फॉर द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द गवर्नमेंट, है ना, ये वो टूल किट वाला जो केस है उसके केस में किया गया है। ऑथर ने ये कहा है, नाउ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द मेजर प्रोटेस्ट विच हैव हैपेंड रिसेंटली इन इंडिया, चाहे वो इकोनॉमिक रिजर्वेशन का हो, मतलब जो भी प्रोटेस्ट इंडिया में हुए हैं, चाहे इकोनॉमिक रिजर्वेशन का प्रोटेस्ट हुआ हो, चाहे CAA का प्रोटेस्ट हुआ हो, चाहे फार्म लॉज का प्रोटेस्ट हुआ हो, इट इन्वॉल्व्ड लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इशू रिक्वायरिंग इमीडिएट एंड इफेक्टिव एडजुडिकेशन। मतलब इसमें लीगल हमको रिकोर्स चाहिए था, इफेक्टिवली, मतलब चाहे तीनों इश्यूज देखो, इसमें आपको जुडिशरी की जरूरत पड़ रही थी इफेक्टिवली और तुरंत आपको पड़ रही थी, लेकिन द टॉप कोर्ट कुड नॉट एक्सरसाइज इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल रोल। टॉप कोर्ट जो था वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल को पूरा नहीं कर पाया, एंड इट कुड नॉट इंश्योर द जुडिशियल स्क्रूटनी। तो इस कारण से ये जो मेन रीजन है, दिस इज द मेन रीजन व्हाई पार्लियामेंट वाज, मतलब व्हाई द पीपल रिजॉर्टेड टू योर लास्ट रिजॉर्ट, जो बचा उनके प्रोटेस्ट और ये सब था। अगर सुप्रीम कोर्ट पहले ही केस को ले लेती, हैंडल कर लेती एंड उसको कॉन्स्टिट्यूशनल एक तरीके से उसकी वैलिडिटी को चेक करके जजमेंट देती, तो ये सारी चीजें नहीं होती कहीं ना कहीं। तो वही ऑथर ने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, इट इज नॉट एक्टिंग एज एन एडजुडिकेटर। सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है, सुप्रीम कोर्ट का काम यही, कोई इशू आता है इस तरीके का तो वहां पे एडजुडिकेट करे, ना कि मीडिएट करे। अब सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि हम एक कमेटी बनाएंगे, हम कमेटी बना करके आप लोगों को एक टेबल पे लाएंगे, हम एक टेबल पे ला करके आप लोग को बोलेंगे कि भाई अब बातें करो और इस एक्ट को पास होने दो, है ना, वो सारी चीजें नहीं चाहिए। ऑथर का ये कहना है कि मीडिएशन वाला रोल नहीं है सुप्रीम कोर्ट का रोल है एक एडजुडिकेटर का, कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करो। आप लॉ कोई आ रहा है, कोई चीज आ रही है, तो आप ये देखो ना कि वो सही है कि गलत है, ये ड्यू प्रोसेस फॉलो हुआ है कि नहीं फॉलो हुआ है, पूरा का पूरा डिस्कशन के साथ आया कि नहीं, पब्लिक स्क्रूटनी हुई है कि नहीं, तो सारी चीज चेक करके आप इसमें देखो एंड उसके बाद जजमेंट लो। आप क्या करते हो, आप बोलते हो कि नहीं हम कमेटी बनाएंगे, आप मीटिंग करिए, बैठिए, है ना, तो ये सारी चीजें आपका काम नहीं है। ऑथर का ये कहना है ना, ऑथर ने कहा कि आप अगर अपना काम कर लेते तो ये सारे प्रोटेस्ट होते ही नहीं। और आप क्या है, प्रोटेस्ट को गलत भी बोल रहे हो प्रोटेस्ट कैन नॉट बी डन एवरीवेयर, इट कैन नॉट बी डन एनी टाइम, ये सारी चीजें आप बोल रहे हो अब, लेकिन अगर आपने अपनी ड्यूटी सही से निभाई होती तो ये सारी चीजें नहीं होती, ऐसा ऑथर का कहना है, ठीक है ना। दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग। Now, the court's duty during the testing time is to adjudicate and not mediate. A reconciliatory approach is not a substitute for juridical असर्शन। मतलब ऑथर का कहना है कि एक रिकंसिलिएटरी जो अप्रोच लेकर के आप चल रहे हो, क्या ठीक है बातचीत कर लो ना यार, कॉम्प्रोमाइज कर लो ना, तो एक जो रिकंसिलिएटरी अप्रोच है, इट कैन नॉट बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर ज्यूरिडिकल असर्शन, मतलब ज्यूरिडिकल असर्शन का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है एक रिकंसिलिएटरी अप्रोच, ठीक है ना। दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग। नाउ आगे मूव करते हैं ऑथर के, और क्या बोलता है ऑथर इनके बाद, देखो यहाँ पे है, स्टडीज हैव शोन दैट सोशल मूवमेंट्स कुड बी लेस रेडिकल एंड लेस अपोजिशनल व्हेन द इशू कुड बी इफेक्टिवली सॉर्टेड आउट बाय फेयर लिटिगेटिव मींस। तो ऑथर का ये कहना है कि स्टडीज ने ये प्रूव किया है कि अगर फेयर लिटिगेशन हो रहा है या फेयर जुडिशियल प्रोसेस फॉलो की जा रही है, तो ये जो अपोजिशनल पॉलिटिक्स है या अपोजिशन है जो, या इतना ज़्यादा रेडिकल नहीं रहता, ये इतना ज़्यादा रेडिकल नहीं रहता है अगर आपकी फेयर जुडिशियल प्रोसेस या फेयर लिटिगेटिव प्रोसेस फॉलो की जा रही है। ल्यूक मार्टेल, एक सोशियोलॉजिस्ट हैं ल्यूक मार्टेल, उनका यह कहना है कि रेडिकल ग्रीन मूवमेंट इन ब्रिटेन हैव बीन एट स्लोअर पेस when compared with other parts of the Western Europe, because the public inquiry system in the United Kingdom could process the ecological demands, integrate them into the political system and minimize the radicalization of the movement। तो यहाँ उन्होंने ब्रिटेन का एग्जाम्पल लिया है, ल्यूक मार्टेल का एग्जाम्पल लिया है। ल्यूक मार्टेल ने कहा था कि जो रेडिकल ग्रीन मूवमेंट था ब्रिटेन में, वो कम पेस से बढ़ा अगर आप दूसरी कंट्रीज वेस्टर्न यूरोप की कंपेयर करो तो। क्यों? क्योंकि जो यूनाइटेड किंगडम का पब्लिक इंक्वायरी सिस्टम था, यानी कि जो कोर्ट सिस्टम था, जुडिशियल सिस्टम था, वो बहुत जल्दी उसने इकोलॉजिकल डिमांड्स को समझ लिया और उसको इंटीग्रेट किया पॉलिटिकल सिस्टम से, ताकि रेडिकलाइजेशन जो है वो मिनिमाइज हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है, एप्लीकेशन अक्रॉस द कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, मतलब कि अगर आप प्रॉपरली अपने जुडिशियल रोल को अप्लाई करते हो तो आप ये सारे रेडिकल अपोजिशंस को कम कर सकते हो। व्हेन फियर इज द न्यू नॉर्मल फॉर द एवरेज इंडियन, द
कोर्ट्स ओनली रोल इज टू एक्ट एज द गार्डियन ऑफ द राइट टू डिसेंट। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि इस समय जो न्यू नॉर्मल है वो फियर का है, कि एक इंडिविजुअल है जो फियर के स्टेट में है। तो कोर्ट का काम क्या बचता है? कोर्ट का काम बचता है कि देयर शुड बी अ प्रॉपर गार्डियन ऑफ राइट टू डिसेंट। उनका कम से कम डिसेंट का रोल तो रहे, है ना, डिसेंट करने की पावर तो रहे। उसमें भी आपने बोल दिया नहीं, यू कैन नॉट डिसेंट एनीवेयर एवरीवेयर एनी टाइम, है ना। तो आपने तो कह दिया कि हर समय आप नहीं कर सकते। यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि यहाँ पे डेविड लैंडाउ का एग्जाम्पल दिया है एंड रोजलिंड डिक्सन का एग्जाम्पल दिया है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कोर्ट्स नॉट ओनली रिफ्यूज टू एक्ट एज द अंपायर ऑफ डेमोक्रेसी। बहुत प्यारी लाइन लिखी है, कोर्ट्स not only refuse to act as the umpire of democracy but aid the executive in fulfilling its strategies also। मतलब कि कोर्ट अपना एक रोल तो नहीं पूरा कर रहे हैं, मतलब कि जो चीजों को करना चाहिए एम्पायरिंग द डेमोक्रेसी वो तो कर ही नहीं रहे, बट दे आर ऑल्सो एडिंग द एग्जीक्यूटिव इन फुलफिलिंग द स्ट्रेटेजीज। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि यहाँ पे उन्होंने कहा कि लेजिटिमाइजेस द इलेजिटिमेट एक्शंस ऑफ द स्टेट। मतलब कि कई जगहों पे ऐसा हो रहा है कि द कोर्ट्स आर लेजिटिमाइजिंग द इलेजिटिमेट एक्शंस ऑफ द स्टेट। और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि एक केस के बारे में बताया जिसका नाम है हिम्मत लाल के शाह वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस 1972 केस। हिम्मत लाल के शाह वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस 1972 का केस है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बोला था, द कोर्ट हैज सेड दैट रूल्स फ्रेम्ड बाय द अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर कन्फर्ड आर्बिट्ररी पावर टू द पुलिस एंड यहाँ पे उन्होंने कहा देयरफॉर दे आर लाइबल टू बी स्ट्रक डाउन। यहाँ पे जस्टिस कुरियन मैथ्यू के मैथ्यू ने कहा था इन हिम्मत लाल के शाह केस, ही एक्सप्लेन्ड दैट फ्रीडम ऑफ असेंबली इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम। क्या बोला था? जो आपका फ्रीडम ऑफ असेंबली है, इट इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द असेंबली सिस्टम, इट इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम एंड दैट पब्लिक स्ट्रीट्स आर द नेचुरल प्लेस फॉर एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन एंड डिसैमिनेशन ऑफ आइडियाज। मतलब कि उनका ये कहना था कि हिम्मत लाल के शाह केस में कि जो स्ट्रीट्स हैं वही तो नेचुरल प्लेस है ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन डिसैमिनेशन ऑफ आइडियाज, उसके जगह और कहाँ करेंगे। और अब आप क्या बोल रहे हो? अब आप बोल रहे हो कि नहीं, हर समय नहीं हो सकता, हर जगह नहीं हो सकता, कहीं पे भी नहीं हो सकता, ऐसा मतलब आप ये कह रहे हो। तो दैट इज द थिंग विच ऑथर सेज की कॉन्ट्रडिक्टरी है। हिम्मत लाल के शाह वर्सेस कमिश्नर 1972 केस जो है, पुलिस कमिश्नर केस 1972 का है, उसके अगेंस्ट है, ठीक है ना। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच हैव बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। अगला आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो है मेक पीस विद द नेचर नाउ। अब यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि यहाँ 3 मेजर इश्यूज हैं जिनको सॉल्व करना जरूरी है। पहला है क्लाइमेट चेंज, दूसरा है नेचर लॉस एंड तीसरा है पॉल्यूशन ऑफ एयर, सॉइल एंड वाटर। मतलब कि ये तीनों को रिलेटेड भी हैं, क्लाइमेट चेंज, नेचर लॉस एंड पॉल्यूशन ऑफ एयर, सॉइल एंड वाटर। इनको आपको ठीक करने की जरूरत है। कोविड-19 से ज्यादा इंपैक्ट इनका देखने को मिलेगा लॉन्ग टर्म में अगर आप इनको सही नहीं करते हो तो। सबसे पहले ऑथर ने बोला है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स आर टेकिंग फॉल शॉर्ट ऑफ व्हाट नीडेड टू प्रोटेक्ट करंट एंड फ्यूचर जनरेशन। मतलब कि जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा, बिजनेसेस द्वारा, इंडिविजुअल्स द्वारा, दे आर नॉट इनफ और दे आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ व्हाट इज नीडेड। ठीक है ना, जैसे कि हमने डिसाइड किया था पेरिस डील में कि 2 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा राइज नहीं होने देंगे, लेकिन अब ये रिसर्च हो चुकी है जिसमें कहा जा रहा है कि लगभग 3 डिग्री का राइज देखने को मिलेगा। और ज़्यादा रेडिकल स्टेप्स अगर नहीं उठाते हैं तो 3 डिग्री मिनिमम राइज देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान रहेगा फॉर द कोस्टल एरियाज। जो आपका परमाफ्रॉस्ट वाला है, जो आइस है, वो पिघलेगी और ये सब देखा भी जा रहा है, ऑलरेडी ये चीज़ होने लगी है। In 2020, United Nations Environment Program announced that despite a dip in greenhouse gas emissions caused by the pandemic, the world is still headed for global warming of more than 3 degree centigrade this century। तो जैसा मैंने बताया कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने अनाउंस कर दिया है कि जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो इतने कम लिए जा रहे हैं कि 3 डिग्री तक फिर भी राइज हो जाएगा। द राइज इन टेम्परेचर विल बी नियरली 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये ऑलरेडी उन्होंने कह दिया है। आगे अगर हम बात करें इस आर्टिकल में और क्या लिखा गया है, तो बेसिकली उन्होंने कहा कि ज़रूरत ये है कि हम अपने एटीट्यूड को चेंज करें, ज़रूरत ये है कि हम अपने एफर्ट्स को चेंज करें। बैंक्स और इन्वेस्टमेंट ये मेक श्योर करें कि जो पैसा वो दे रहे हैं वो फॉसिल फ्यूल या इनके लिए ना दें, वो रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करें, है ना। जो डॉलर्स दिए जा रहे हैं फॉर द थर्मल पावर जनरेशन, वो थर्मल पावर की जगह आपको वाटर या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या विंड एनर्जी या सोलार की तरफ जाएं, तो दैट विल बी बेटर। पीपल वुड प्रायोरिटाइज हेल्थ एंड वेलबींग। अगर आप अपनी हेल्थ और वेलबींग
वेलबींग को प्रायोरिटाइज करोगे तो आप बिल्कुल अपने इकोलॉजिकल जो आपका फुटप्रिंट है, इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट है, उसको डिक्रीज करने की, कार्बन फुटप्रिंट को डिक्रीज करने की कोशिश करोगे। इसके बाद ऑथर ने कहा है और क्या करने की जरूरत है, तो उन्होंने ये कहा है कि कंट्रीज को अपने जो नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन यानी कि एनडीसीज हैं उनको और स्ट्रेच करने की जरूरत है, उनको और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, और ज्यादा रेडिकल करने की जरूरत है। इसके अलावा उनको ये सबको एक कसम खानी चाहिए कि वो नेट जीरो ट्रांसमिशन पे आएंगे जल्दी से जल्दी। फिर $100 बिलियन का जो इशू अटका हुआ है अभी भी डेवलप्ड कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज को ट्रांसफर नहीं हुआ है, उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कराने की जरूरत है, ठीक है ना। और हमको एक अच्छा इकोसिस्टम क्रिएट करना यूजिंग द सर्कुलर इकोनॉमिक सिस्टम, जिसमें कि हम रीयूज करें रिसोर्सेज को, रिड्यूस करें इमिशन को एंड वीड आउट करें केमिकल टॉक्सिन्स को, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमको करने की जरूरत है। रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल, ये सारी स्ट्रेटेजीज को फॉलो करने का समय आ गया है। मतलब समय तो बहुत पहले निकल भी चुका है और आ भी गया है, ठीक है ना। दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। गवर्नमेंट मस्ट टेक लीड स्टार्टिंग विद स्मार्ट एंड सस्टेनेबल रिकवरी फ्रॉम द पैंडेमिक दैट इन्वेस्ट्स इन द राइट प्लेसेस। हमको ये देखना है कि कहाँ कौन से सही जगह है जहां पे इन्वेस्ट करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि पैसा फेंकना है, तमाशा देखना है, सही जगहों पे भी इन्वेस्ट करने की जरूरत है, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है। हैदराबाद विंस ग्लोबल ट्री सिटी स्टेटस, तो हैदराबाद को ग्लोबल ट्री सिटी स्टेटस मिला है, ठीक है ना। एंड यहाँ पे बेसिकली कहना चाहिए कि एक जो अर्बन फॉरेस्ट्री कैंपेन चल रहा था हैदराबाद में काम कर गया। हैदराबाद हैज वॉन अ ग्रीन कंटेस्ट अमंग सिटीज इन इंडिया एंड इमर्ज वन ऑफ द ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। तो ये वन ऑफ द ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड बन के सामने आया है। एंड ये टाइटल दिया किसने है, आर्बर डे फाउंडेशन एंड द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। याद रखेगा, आर्बर डे फाउंडेशन एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हैज गिवन दिस टाइटल ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। याद रखेगा, ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। हैदराबाद हैज वॉन दिस कॉन्टेस्ट नाउ। इसके अलावा सिटी ज्वाइंस नियरली 120 अदर फ्रॉम 23 कंट्रीज। 120 सिटीज को ज्वाइन किया है इसने एंड लगभग 23 कंट्रीज से 120 सिटीज सेलेक्ट हुई हैं इंक्लूडिंग द यूएसए, कनाडा, ये सबको। एंड नाउ हैदराबाद हैज वॉन दिस इंपॉर्टेंट अवार्ड जिसको ट्री सिटी स्टेटस है। हैदराबाद को ट्री सिटी स्टेटस दिया गया है, तो याद रखेगा। अब ये जो ट्री सिटी होता है ये 5 अलग अलग पैरामीटर्स पे, 5 मैट्रिक्स पे कैलकुलेट होता है। एस्टैब्लिश रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेट द रूल्स, नो वॉट यू हैव, एलोकेट द रिसोर्सेज एंड सेलिब्रेट द अचीवमेंट। ये सारे पैरामेट्रिक्स 5 मैट्रिक्स है जिनके बेसिस पे ये ट्री सिटी स्टेटस दिया जाता है, याद रखेगा। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने बात की असम के निगलेक्टिंग के, और उन्होंने कहा कि अब अगर असम निगलेक्ट नहीं रहेगा, और ऑब्वियस सी बात है इलेक्शन होने वाला है तो असम तो निगलेक्ट नहीं रहेगा। ही हैज़ वर्चुअली लॉन्च द महाबाहु ब्रह्मपुत्रा। महाबाहु ब्रह्मपुत्रा क्या है, व्हाट इज महाबाहु ब्रह्मपुत्रा? इट इज़ अ पैकेज ऑफ मल्टी मोडल वाटर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स। इट इज़ अ पैकेज ऑफ मल्टी मोडल वाटर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। याद रखेगा, महाबाहु ब्रह्मपुत्रा क्या है, ये है आपका पैकेज ऑफ मल्टी मोडल वाटर कनेक्टिविटी projects that includes 19.282 kilometer bridge also which will be India's longest across a river। तो ये longest bridge बनेगा इसमें 19.282 किलोमीटर का। याद रखिएगा, महाबाहु ब्रह्मपुत्रा पैकेज है, अलग अलग मल्टी मोडल वाटर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स रहेंगे जो कि लॉन्च किए जाएंगे, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है। यू कैन मूव विद मी, आगे आप मेरे साथ मूव कर सकते हैं। यहाँ पे ये न्यूज़ आई है, मोर रोड्स ऑन अरुणाचल बॉर्डर। तो अरुणाचल बॉर्डर वाले रीजन पे और ज़्यादा रोड्स बनाने की ज़रूरत है, ये कहा जा रहा है। अरुणाचल शेयर्स इट्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद चाइना। अरुणाचल अपना जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर है वो चाइना के साथ शेयर करता है, उसके बाद म्यांमार के साथ एंड फिर भूटान के साथ, याद रखेगा। एंड ये डिसीजन लिया गया है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी द्वारा। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को हेड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर हेड करता है। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को हेड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर हेड करता है। उसने डिसीजन लिया है कि और ज़्यादा रोड्स बनाने की जरूरत है इन द अरुणाचल प्रदेश रीजन, ठीक है ना। फेसबुक का मैंने आपको बता दिया कि फेसबुक न्यूज़ गोज डार्क इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने न्यूज़ को बंद कर दिया है क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट इशू। रशियाज कलाशनिकोव में मेक AK-203 राइफल इन इंडिया। तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है, रशियन जो राइफल मेकर हैं जिनको जिस AK-47 के बारे में आपने सुना होगा, दे आर द मेकर ऑफ दैट। तो ये कलाशनिकोव जो है, दे हैव प्लान्ड टू स्टार्ट मेकिंग AK-203 असॉल्ट राइफल्स इन इंडिया। असॉल्ट राइफल इंडिया में प्रोडक्शन करने का, बनाने का उन्होंने सोचा है। क्यों सोचा है बेसिकली, क्योंकि जब क्रीमियन एनेक्सेशन हुआ था रशिया द्वारा, रशिया ने क्रीमिया को जो एनेक्स किया था 2014 में, उसके बाद सैंक्शंस लगा दिया गया था बाय US EU। तो इस कारण से कलाशनिकोव काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ था। एंड नाउ दे आर प्लानिंग टू कम टू इंडिया एंड यहाँ पर बना करके वो मार्केट कैप्चर करना चाहते हैं। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।